बहुत सारे विकल्पों में से अच्छे विकल्प का चुनाव करना, किसके द्वारा? प्रबंधक द्वारा। और जिस तकनीक का सहारा लिया जाएगा वो ही आपकी क्या कहलाती है? पूंजी बस्टन कहलाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब देखिए आगे, ये तो आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, ये तो अपन ने नेट एनुअल कैश इनफ्लो हो गया। एक और, जब प्रश्न में सेल्स दी हुई नहीं होती है तो फिर अपन नेट एनुअल कैश इनफ्लो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? क्लियर? देखिए प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। कौन सा स्टेटमेंट? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देखिए किस प्रकार से बनेगा। ए, एस्टिमेटेड सेविंग्स। ए में क्या लिखा मैंने? एस्टिमेटेड सेविंग्स। और बी में यहां बता रहा हूं आपको एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट। क्या बताया मैंने? देख लो एक बार, समझ लो अच्छे से किस प्रकार से एक फॉर्मेट बनेगा। जब सेल्स पर्सन में दी हुई नहीं है, अगर सेल्स पर्सन में दी हुई है और आपको नेट एनुअल कैश इनफ्लो चाहिए तो आप इससे पहले जो फॉर्मेट लिखाया, सेल्स लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ईबीटी लेस टैक्स, ईएटी एंड डेप्रिसिएशन और नेट एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा। यदि सेल्स नहीं है तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और उसमें ए आता है एस्टिमेटेड सेविंग्स और बी आता है एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट। देखिए सेविंग्स, देखिए इसी को नाम लेंगे आपका फर्स्ट एस्टिमेटेड सेविंग्स इन डायरेक्ट वेजेस। एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप ले लीजिए, क्या आ जाएगा? और दूसरा आ जाएगा आपका, इसी को ले लीजिए एस्टिमेटेड सेविंग्स इन डायरेक्ट वेजेस। तो यहां पर इसका टोटल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा। देखिए वापस देखिए, देखिए शॉर्ट में याद रखिए एस डी। क्या याद रखेंगे? एस डी, एस डी। देखिए एस डी का मतलब, एस का मतलब स्क्रैप और डी का मतलब डायरेक्ट वेजेस। देखिए एस्टिमेटेड सेविंग्स है, ये तो ऐसा का ऐसा है, आप याद रखो एस डी। एस डी का मतलब स्क्रैप और डी का मतलब डायरेक्ट वेजेस, तो फॉर्मेट भी आ जाएगा। तो पहला आ जाएगा एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप और दूसरा आ जाएगा एस्टिमेटेड सेविंग्स इन डायरेक्ट वेजेस। तो ए आप तो आपका क्लियर है। ए एस डी शॉर्ट में आप याद रखें तो एस डी याद रखिए। एस डी का मतलब होगा एस डी, एस इक्वल टू स्क्रैप, डी इक्वल टू डायरेक्ट वेजेस। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आगे आपका
एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट, देखिए एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट आएगी नंबर 3, एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। दूसरा, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। तीसरा, एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। और अंतिम आ जाएगा आपका 4th नंबर, एडिशनल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए सुपरविजन, मेंटेनेंस, MEINTENCE, मेंटेनेंस। एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, एडिशनल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक, देखिए अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा, और बी पार्ट में इसे क्या बोलूंगा, देखिए बी, इसका टोटल कर लीजिए। अब देखिए इसे यहां पर नेट सेविंग्स बिफोर टैक्स बोले तो ए माइनस बी आ जाएगी। ठीक है, प्रश्न में फिर क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस टैक्स, तो आपका आ जाएगा नेट सेविंग आफ्टर टैक्स, नेट सेविंग आफ्टर टैक्स। फिर देखिए नेट सेविंग आफ्टर टैक्स आ गया, लेस टैक्स, नेट सेविंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा नेट सेविंग, ये आप इसको ले लीजिए नेट एनुअल जैसे। तो ये आपका क्या तैयार हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। डेप्रिसिएशन पहले मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था उसी फॉर्मूले के तहत आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा लाइफ ऑफ असेट्स। वो स्टेट सीधी रेखा पत्ती से हाथ की गणना करने का सूत्र है, बाय स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डेप्रिसिएशन इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये अपना क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तैयार हो गया। अब तीसरा आपको मैंने लिखाया था टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल कैश इनफ्लो
देखिए एडिशनल कॉस्ट, सब में एडिशनल कॉस्ट है। आप इसको शॉर्ट में याद करें तो उसकी एक आपको ट्रिक्स बता देता हूं मैं। देखिए ऊपर एस और डी, एस का मतलब स्क्वायर, डी का मतलब डायरेक्ट वेजेज, एस्टिमेटेड सेविंग। तो एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप, एस्टिमेटेड सेविंग्स इन डायरेक्ट वेजेज। इधर आपको याद नहीं हो तो ध्यान रखना एस एम आई डी, एस एम आई डी, एस डी और एस एम आई डी। एस एम आई डी का मतलब होता है एस इक्वल टू सुपरविजन, एम इक्वल टू मेंटेनेंस, आई इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल और डी इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो एडिशनल तो वैसे ही लगाना है, तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, एडिशनल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, और तैयार भी हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों को। यार ठीक है, तैयार करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तैयार करेंगे तो नहीं भी होगा। फिर ए का और बी का हम क्या करते हैं, इसमें टोटल करते हैं। फिर ए में से हम बी को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमारा नेट सेविंग बिफोर टैक्स ये आ जाता है। हम फिर लेस टैक्स कर देते हैं तो नेट सेविंग आफ्टर टैक्स आएगा। उसमें हम क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, तो हमारा नेट एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा। ये सेविंग्स है, सेविंग्स आफ्टर टैक्स। क्लियर। अब देखिए आगे टर्मिनल कैश इनफ्लो। ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने पूंजी बचत का के बारे में, अभी तो हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं। अभी तो इसके मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड्स या टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग कि इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। उन टेक्निक्स के माध्यम से प्रबंधक क्या कर लेता है, डिसीजन लेता है कि मुझे ए मशीन खरीदनी चाहिए, कि मुझे बी खरीदनी चाहिए, कि मुझे सी मशीन खरीदनी है। डिजिटल क्लासों के प्लेटफॉर्म में भी अगर बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो उनको ऐसा लगेगा और लग रहा होगा कि ऑफलाइन ही क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात कर रहे थे टर्मिनल कैश इनफ्लो, अंतिम रोकड़ अंतर्वाह, अंतिम रोकड़ अंतर्वाह, टर्मिनल कैश इनफ्लो। देखिए टर्मिनल कैश इनफ्लो। छोटा सा ही फॉर्मेट है टर्मिनल कैश इनफ्लोज का। क्या फॉर्मेट है, देखिए सबसे पहले स्क्रैप या साल्वेज वैल्यू लिख देंगे। और यहां लिख देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो आपका जो भी ये टोटल आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनल कैश इनफ्लोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्मिनल कैश इनफ्लो। देखिए यहाँ पर स्क्रैप या साल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे अवशिष्ट मूल्य या निस्तारण मूल्य बोलते हैं। अर्थात जब आप किसी संपत्ति को बाजार में बेच रहे हैं तो उस समय बाजार में उस संपत्ति की
लागत कितनी है। क्या बोला मैं? यानी कि आप जब किसी संपत्ति को बाजार में बेच रहे, किसी संपत्ति को विक्रय कर रहे हैं, तो उसका जो बाजार मूल्य होगा वही आपका निस्तारण मूल्य या अवशिष्ट मूल्य कहलाएगा। क्लियर होगी बात? अब आगे देखिए, मैंने एस्टिमेट्स ऑफ कैश इनफ्लो के 3 प्रकार बताए। पहला प्रारंभिक विनियोग, दूसरा शुद्ध वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह और तीसरा अंतिम रोकड़ अंतर्वाह। और तीनों को अच्छे से आपको बता दिया किस प्रकार से आपका प्रारंभिक विनियोग कैलकुलेट किया जाएगा, आपका दूसरा नेट एनुअल कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और टर्मिनल कैश इनफ्लो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखिए आगे, पूंजी बचत की प्राविधियां। देखिए, पूंजी बचत की प्राविधियां। किसकी प्राविधियां? पूंजी बचत की। टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। पूंजी बचत की कौन सी विधियां? प्राविधियां। 2 पार्ट के परंपरागत, ट्रेडिशनल, परंपरागत। परंपरागत और दूसरी लिखना अपहारित। रोकड़ अंतर्वाह, रोकड़ प्रवाह, रोकड़ प्रवाह। परंपरागत और अपहारित रोकड़ प्रवाह। ठीक है। इसके भी इन्होंने कितने पार्ट कर दिए? 3 पार्ट कर दिए, 3 पार्ट। इसके भी इन्होंने कितने पार्ट किए? 3 पार्ट। ठीक है, कितने पार्ट किए? 3 पार्ट। क्लियर? आप अपरिहार्यता पहला, अदाई की अवधि दूसरा, तीसरा औसत प्रत्याय दर, औसत प्रत्याय दर। फिर आपका शुद्ध वर्तमान मूल्य, शुद्ध वर्तमान मूल्य, और शुद्ध वर्तमान मूल्य के बाद आपका लाभदायकता सूचकांक।
तीसरा आपका आ जाएगा लाभ से दोष मान लो लाभदायकता सूचकांक और आंतरिक प्रत्याय दर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कितनी विधियां हो गई पूंजी बचत की? 5 विधियां हो गई। वैसे में आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे वो 5 विधियों के होंगे। एक तो कौन सी? अदायगी अवधि का, एक औसत प्रत्याय दर, पेबैक पीरियड, एआरआर, नेट एनुअल वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अदायगी अवधि विधि हेडिंग डालिए। अदायगी अवधि विधि कहने का मतलब पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड अदायगी अवधि। देखिए कोई भी परियोजना होगी उसकी मूल लागत को वसूली की संभावना, क्लियर, वसूली की संभावना ही आपकी क्या कहलाएगी? अदायगी अवधि कहलाएगी। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल लिया था और एग्जांपल में ये बताया था कि मशीन ए है, मशीन बी है और मशीन सी। मैंने उनकी कॉस्ट बताई कितनी कितनी, 10 लाख, 6 लाख और 8 लाख। उनका मैंने पेबैक पीरियड आपको नीचे बता दिया था कैलकुलेट करके कि 10 ईयर, कितना 5 ईयर, 2 ईयर और 4 ईयर। तो सबसे कम पेबैक पीरियड किसका था? 2 ईयर। तो हम पेबैक पीरियड के बिहाफ पे हम क्या करेंगे? देखिए अदायगी अवधि में क्या करेंगे? हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारी मशीनें होंगी, सबका हम क्या करेंगे? पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे और जिस मशीन का पेबैक पीरियड सबसे कम होगा हम उसे ही मशीन को क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। क्लियर हो गई क्या? तो अब कहने का मतलब यह है कि अदायगी अवधि क्या होता है कि अदायगी अवधि किसी परियोजना के मूल लागत की वसूली की संभावना होती है कि वो कितने वर्षों में उसका पैसा हमें वसूल
हो जाएगा। ये है एक परियोजना की मूल लागत की वसूली की संभावना, देखिए एक परियोजना की मूल लागत की वसूली की संभावना को अदायगी अवधि कहते हैं। क्या कहेंगे? अदायगी अवधि कहेंगे। क्लियर होगी? एक परियोजना की मूल लागत की वसूली की संभावना को ही अदायगी अवधि, वसूली की संभावना अदायगी अवधि। देखिए अब इसकी गणना किस प्रकार से की जाएगी? देखिए गणना भी देख लीजिए फटाफट कि गणना, कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड। देखिए गणना, अदायगी अवधि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड। देखिए अदायगी अवधि की गणना कैसे करेंगे? देखिए दो तरीके होते हैं। देखिए एक तो समान रोकड़ अंतर्वाह, कहने का मतलब आप बोल सकते हैं इक्वल कैश इनफ्लो। और दूसरा होता है असमान रोकड़ अंतर्वाह, अनइक्वल कैश इनफ्लो। देखिए समान रोकड़ अंतर्वाह इक्वल कैश इनफ्लो और अनइक्वल कैश इनफ्लो असमान रोकड़ अंतर्वाह। देखिए यहां पर पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? पेबैक पीरियड इक्वल टू I/C, I/C। या आप ये बोल सकते हो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बटा नेट एनुअल कैश इन फ्लो। कि I/C, I का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, C का मतलब नेट एनुअल कैश इन फ्लो। और दोनों ही मैंने बता दिए कैसे। और इसको करते हैं हम संचयी आधार पर। किसके आधार पर? संचयी आधार पर, क्यूमुलेटिव बेसिस के आधार पर किसकी गणना करेंगे? पेबैक पीरियड की गणना करेंगे जब अनइक्वल कैश इनफ्लो होता है, असमान रोकड़ अंतर्वाह होता है। क्लियर?
अदायगी अवधि पेबैक पीरियड, एक परियोजना की मूल लागत की वसूली की संभावना को अदायगी अवधि कहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड, अदायगी अवधि की गणना किस प्रकार की जाती है? क्या होता है? समान रोकड़ अंतर्वाह होता है। इक्वल कैश इनफ्लो, इक्वल कैश इनफ्लो कैसे होता है? जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया ईयर है और यहाँ कैश इनफ्लो बता दिया उन्होंने, कैश इन 1 2 3, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो ये क्या हो गया? कैश इनफ्लो समान हो गया। और असमान कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 12 था और यहाँ पर कितना है? 15, तो ये क्या हो गया? असमान, अनइक्वल कैश इनफ्लो हो गया। तो इक्वल कैश इनफ्लो और अनइक्वल कैश इनफ्लो का आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ये पता है कि इसमें कैश इनफ्लो इक्वल है, तो इक्वल है तो अपना फॉर्मूला पेबैक पीरियड क्या क्या होगा? I बटा C हो जाएगा। अरे क्या होगा? I बटा C। I इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, C इक्वल टू नेट एनुअल कैश इनफ्लो। और इधर क्यूमुलेटिव बेसिस पे जब मैं क्वेश्चन हल कराऊंगा तो आपको इसमें अनइक्वल कैश इनफ्लो का वहीं पे टेबल बनती है कि ईयर की टेबल बनेगी। तो एक कॉलम ईयर का होगा, एक कैश इनफ्लो का होगा और एक कॉलम और बनाते हैं उसमें क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो जिस प्रकार से हम सीएफ बनाते थे फर्स्ट ईयर में, ऐसे ही क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बनाएंगे और उसके आधार पर हम क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। किसका डिटरमाइन करेंगे? आपका पेबैक पीरियड का। किसका? पेबैक पीरियड का।